श्रोताओं, आप सभी का फिर से स्वागत है एग्रीकल्चर वाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं सोइल के बारे में, मृदा के बारे में, जो 11th एग्रीकल्चर के थर्ड चैप्टर से है। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मृदा की परिभाषा है। सबसे पहले मृदा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सोइल। मृदा की परिभाषा देखते हैं। वैज्ञानिकों ने मृदा की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। तो मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली अपक्षयित ठोस पपड़ी की परत है, जो चट्टानों के टूटने व रासायनिक परिवर्तन से बने छोटे छोटे कणों और उस पर रहने और उपयोग करने वाले पादप व जंतु अवशेषों से बनी है। ये डेफिनेशन दी थी रमन ने 1971 में। जो डेफिनेशन थी सोइल की, मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली अपक्षयित ठोस पपड़ी की परत है। यानी मृदा क्या है? पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली सतह है, सबसे ऊपर वाली अपक्षयित ठोस पपड़ी की परत है, जो चट्टानों के टूटने से किसकी वजह से निर्माण हुआ है मृदा का? चट्टानों के टूटने व रासायनिक परिवर्तन से बने छोटे छोटे कणों और उस पर रहने और उपयोग करने वाले पादप व जंतु अवशेषों से बनी है। इसकी दूसरी डेफिनेशन है, मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित होती है। मृदा के दूसरे एक डेफिनेशन रमन ने दी थी 1971 में। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन थी, मृदा वह प्राकृतिक पिंड है। यानी मृदा क्या है? एक प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित होती है। यह पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकती है तथा जल एवं वायु की उपयुक्त मात्रा के मिलने पर पौधों को यांत्रिक आधार तथा आंशिक जीविका प्रदान करती है। ये डेफिनेशन दी थी बकमैन और ब्रेडी ने 1984 में। आगे है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। प्राय भिन्न गहराइयों के खनिज एवं कार्बनिक अवयवों के संस्तरों के अनुसार इसके भेद किए जाते हैं। ये संस्तर अपने से नीचे वाले मूल पदार्थों से आकृति, भौतिक गुणों और बनावट, रासायनिक गुणों और संगठन तथा जैविक लक्षणों में भिन्नता रखते हैं। ये डेफिनेशन दी है जोसे एवं मॉरवट ने। जोसे मॉरवट ने क्या डेफिनेशन दी? मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से, यानी जो प्राकृतिक पदार्थ हैं उन पर प्राकृतिक यानी नेचुरली कोई फोर्स लगाया गया था, यानी बल, उसके प्रभाव से विकसित हुई है। प्राय भिन्न गहराइयों के खनिज एवं कार्बनिक अवयवों के संस्तरों के अनुसार इसके भेद किए जाते हैं। यानी इसको किस किसके आधार पर बांटा गया है? इसे बांटा गया है गहराइयों, भिन्न यानी अलग अलग गहराइयों के खनिज, अलग अलग गहराइयों के खनिजों एवं कार्बनिक अवयवों के संस्तरों के अनुसार इसके भेद किए जाते हैं। ये संस्तर अपने से नीचे वाले मूल पदार्थों से आकृति, भौतिक गुणों और बनावट, रासायनिक गुणों और संगठन तथा जैविक लक्षणों में भिन्नता रखते हैं। यानी ये सभी चीजें इनमें अलग अलग पाई जाती है, कोई भी सेम नहीं होती, सभी अलग होती है इसमें। आगे आता है सोइल कंपोजिशन, मृदा संगठन। मृदा संगठन, सोइल कंपोजिशन। द्रव्य की तीन अवस्थाओं के समान मृदा में भी ठोस, द्रव और गैस तीन अवस्थाएं होती हैं। जैसे लिक्विड की तीन फॉर्म होती है, एक होती है ठोस, दूसरी द्रव और एक होती है गैस। इसी तरह से तीन अवस्थाएं मृदा की भी होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, वही तीनों होती हैं। पौधों को पोषण प्रदान करने की दृष्टि से ठोस एवं द्रव अवस्थाएं ही महत्वपूर्ण है। यदि पौधों को न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने हैं या उनको पोषण देना है तो उसके लिए ठोस और द्रव अवस्था ही महत्वपूर्ण है। गैस से ये अपना न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं करते हैं। मृदा के मुख्य अवयव है
तो मृदा के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? खनिज पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, जल है और वायु। ये चारों मृदा के मुख्य अवयव हैं। मृदा के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जल और वायु। तो मृदा के चार मुख्य अवयव हो गए, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जल और वायु। इसको अपन स्ट्रक्चर में देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि ये एक पृथ्वी है पूरी, और इस पृथ्वी को चार भागों में बांटा गया है। ये इसके चार पार्ट हैं। एक आता है खनिज पदार्थ, जो मृदा का अवयव है खनिज पदार्थ। तो खनिज पदार्थ कितना है? 45%। 45% है खनिज पदार्थ। उसके बाद आता है जीवांश पदार्थ। जीवांश पदार्थ है 5%। जीवांश पदार्थ कितना है? 5% है। और मृदा वायु 25% है, और मृदा जल भी 25% है। यानी 25-25% मृदा जल और मृदा वायु होता है, 45% होता है खनिज पदार्थ, और जीवांश पदार्थ होता है 5%। इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। ये था खनिज मृदा का आयतनात्मक संगठन। आगे बात करते हैं मृदा का आयतनात्मक संगठन, यानी किस तरीके से मृदा के आयतन को बांटा गया है। वॉल्यूमेट्रिक कंपोजिशन ऑफ सोइल। मृदा का आयतनात्मक संगठन। मृदा में मुख्य चार अवयव महीन दशा में पाए जाते हैं तथा मृदा के अन्य अवयवों से भली प्रकार मिश्रित रहते हैं। मृदा आयतन का लगभग 50% भाग ठोस पदार्थ से घिरा रहता है। मृदा आयतन का जो 50% भाग है वो ठोस पदार्थों से घिरा रहता है। शेष आयतन को रंध्रावकाश कहते हैं, जिसमें 25% कितना? 25% में जल और 25% में वायु भरी रहती है। यहां पर ने देखा मृदा आयतन का 50% भाग ठोस होता है। उसके बाद शेष आयतन को रंध्रावकाश कहते हैं, जिसमें 50% में जल और 25% में जल और 25% में वायु भरी रहती है। जल और वायु के अनुपात में मौसम तथा अन्य कारकों के कारण परिवर्तन होता रहता है। जल और वायु के अनुपात में जो 25-25% जल और वायु का अनुपात है, उसमें मौसम तथा अन्य कारकों के कारण, यानी इसके लिए इसमें कम और ज्यादा हो सकते हैं। जो 25% है वो, लेकिन वो कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन्हीं के बेस पर वो कम और ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कोई क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मौसम तथा अन्य कारकों के कारण परिवर्तन होता रहता है। सिल्ट दोमट मृदा का आयतनात्मक संगठन, जो अपन ने अभी ऊपर देखा, वो सिल्ट और दोमट मृदा का आयतनात्मक संगठन था। आगे अपन देखते हैं, जो अपन ने चार अवयव देखे थे मृदा अवयव, उनका वर्गीकरण किया गया था। पहला था खनिज पदार्थ, जिसको मिनरल मैटर बोलते हैं। मिनरल मैटर, खनिज पदार्थ। मृदा का यह अकार्बनिक अवयव है। जो खनिज पदार्थ है वो क्या है? मृदा का अकार्बनिक अवयव है। मृदा का अकार्बनिक अवयव कौन सा खनिज पदार्थ है? जो चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त होता है। चट्टानों के अपक्षय से खनिज पदार्थ प्राप्त होता है। इसमें आंशिक रूप से पूर्ण अपक्षयित पदार्थ जैसे स्वतंत्र सिलिका, एल्यूमिनो सिलिकेट्स और भिन्न लवण, और आंशिक बिना अपक्षयित पदार्थ जैसे मूल चट्टान के कण, अभ्रक, क्वार्ट्ज इत्यादि होते हैं। यानी ये जो सारे हैं, मूल चट्टान के कारण, अभ्रक, क्वार्ट्ज, ये क्या है? खनिज पदार्थ है। और जो खनिज पदार्थ है वो चट्टानों के अपक्षय से, चट्टानों के टूटने से प्राप्त होता है। खनिज भिन्न आकार के कणों के रूप में पाए जाते हैं। मृदा में पत्थर,
कंकड़, मोटी बालू, महीन बालू, सिल्ट तथा क्ले कण पाए जाते हैं। मृदा में महीन अंश में द्वितीय खनिज अधिकता में होते हैं। मृदा के खनिज पदार्थों में लगभग 90% मात्रा सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन व ऑक्सीजन होते हैं। जो मृदा में खनिज पदार्थ होते हैं उनमें लगभग 90% क्या होता है? सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑक्सीजन होता है। शेष जो 10% है, 10%, उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम तथा टाइटेनियम अधिक सोडियम और टाइटेनियम अधिक होता है। और नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, बोरॉन, मैग्नीज, जिंक व कॉपर कम मात्रा में होते हैं। मृदा में खनिज पदार्थों में लगभग 90% मात्रा सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन और ऑक्सीजन की होती है, जबकि 10% में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और टाइटेनियम। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और टाइटेनियम तो अधिक होते हैं। नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, बोरॉन, मैग्नीज, जिंक और कॉपर ये कम मात्रा में होते हैं। इसके अलावा अन्य तत्व बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा मृदा का अवयव है जीवांश पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर। भारात्मक दृष्टि से मृदा की ऊपरी परत में जीवांश पदार्थ की मात्रा 3 से 5% होती है। भारात्मक यानी जो अपन वेट के अकॉर्डिंग देखे तो भारात्मक दृष्टि से मृदा की ऊपरी परत में, जो मृदा की ऊपरी परत है उसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 3 से 5% ही जीवांश पदार्थ की मात्रा मृदा की ऊपरी परत में पाई जाती है। यह मृदा में जंतुओं एवं पौधों के जीवांश पदार्थ की मात्रा 20% से कम होती है। यह मृदा में जंतु और पौधों के जीवांश पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 20% से कम होती है। उन्हें खनिज मृदाएं कहते हैं। आगे आता है तीसरा अवयव है मृदा जल। मृदा का तीसरा अवयव है मृदा जल, सोइल वाटर। पौधों की वृद्धि के लिए जल मृदा में उपस्थित अनेकों लवणों को विलय करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। पौधों की वृद्धि के लिए जल मृदा में उपस्थित अनेकों लवणों को विलय करके, यानी जो पौधों की वृद्धि है उसके लिए जल मृदा में उपस्थित, मृदा में जो उपस्थित होते हैं लवण, उनको अपने में जल क्या करता है? विलय कर लेता है, घोल लेता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य कौन करता है? जल करता है। मृदा विलयन में घुले अनेक लवण पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। जो मृदा विलयन में घुले हुए अनेक लवण होते हैं पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इनका सांद्रण, वर्षा, वाष्पीकरण एवं पौधों की दैहिक क्रियाओं से घटता बढ़ता रहता है। मृदा में मुख्य रूप से 3 प्रकार के कण वर्ग बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका होते हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। इससे पहले अपन मृदा वर्ग कणों का वर्गीकरण चार्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। प्रमुख मृदा गठन कणाकार वर्ग यूएसडीए पद्धति के अनुसार। ये सारणी में अपन देखते हैं। पहले है गठन वर्ग। गठन वर्ग जैसे बालू, बालू लोम, लोम, सिल्ट लोम, बलुई क्ले लोम, सिल्ट क्ले लोम, क्ले लोम, बलुई क्ले, सिल्ट क्ले और क्ले। ये है गठन वर्ग, यानी किस वर्ग में मृदा को रखा गया है। तो बालू वर्ग में कौन से आते हैं? जिसमें बालू कितना परसेंट हो? 20 से 100% तक बालू हो। सिल्ट कितना हो? 0 से 20% हो। और मृत्तिका क्ले ये 0 से 20% हो, वो आता है बालू वर्ग के अंदर। दूसरा है बालू लोम। बालू लोम वर्ग में क्या आता है? जिसमें 50 से 80% तक बालू हो, सिल्ट हो 0 से 50% और मृत्तिका क्ले हो 0 से 20%। लोम आता है जिसमें 30 से 50% तक बालू हो,
सिल्ट हो 30 से 50% और मृतिका क्ले हो 0 से 20%। ऐसे ही सिल्ट लोम में बालू 0 से 50%, सिल्ट 50 से 100% और 0 से 20% मृतिका क्ले होनी चाहिए। बलुई क्ले लोम में कौन से आते हैं? जिनमें बालू 50 से 80% हो, 0 से 30% सिल्ट हो और मृतिका क्ले हो 20 से 30%। सिल्ट क्ले लोम में 0 से 30% बालू हो, 50 से 80% सिल्ट हो और मृतिका क्ले हो 20 से 30%। क्ले लोम में आता है 20 से 50% बालू, 20 से 50% सिल्ट और 20 से 30% मृतिका क्ले। बलुई क्ले में आता है 50 से 70% तक बालू, 0 से 20% तक सिल्ट और 30 से 50% मृतिका क्ले हो। सिल्ट क्ले में आता है 0 से 20% तक बालू, 50 से 70% तक सिल्ट और 30 से 50% मृतिका क्ले। और क्ले में आता है जिसमें 0 से 50% तक बालू हो, 0 से 50% तक सिल्ट हो और 30 से 100% मृतिका क्ले हो। इस बेस पर यूएसडीए पत्ती के अनुसार मृदा गठन किया गया है। इससे पहले एक सारणी और थी, मृदा वर्ग कणों का वर्गीकरण। ये थी मृदा वर्ग कणों का वर्गीकरण, जिसमें इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस प्रणाली ISSS, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस प्रणाली के अनुसार कण वर्गों का वर्गीकरण किया गया था। और एक था संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग द्वारा, USDA द्वारा कण वर्गों का वर्गीकरण किया गया था। तो यहाँ अपन देखते हैं कण वर्ग का नाम। अगर मोटी बालू है तो उसमें कण का व्यास होना चाहिए 2.0 से 0.20 mm और उसे ही USDA ने बहुत मोटी बालू 2 से 1 mm तक रखा है। महीन बालू में ISSS ने 0.20 से 0.02 मृदा कणों का व्यास है, उन्हें रखा है महीन बालू में। और USDA ने 1 से 0.5 mm कणों के व्यास को मोटी बालू में रखा है। सिल्ट जिसको ISSS ने 0.02 से 0.002 में रखा है सिल्ट को, जबकि USDA ने मध्यम बालू में 0.5 से 0.25 mm व्यास वाले कणों को रखा है। ISS ने 0.002 से कम mm के कणों को मृतिका में रखा है, जबकि USDA ने 0.25 से 0.10 mm तक के कणों को महीन बालू में, 0.10 से 0.05 तक के कणों को mm के कणों को बहुत महीन बालू में, 0.05 से 0.002 mm व्यास तक के कणों को सिल्ट में, 0.002 से 0.0005 तक के कणों को मृतिका में और 0.0005 से कम के कणों को कोलाइड में रखा है। ये था मृदा वर्ग कणों का वर्गीकरण। अपन ने मृदा जल के बारे में बात की थी। मृदा जल पौधों की वृद्धि के लिए जल मृदा में उपस्थित अनेकों लवणों को विलय करके, जो मृदा में जल होता है वो क्या करता है, लवणों को अपने में घोल करके विलय करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। जो लवण मृदा में होते हैं उनको अपने में घोल लेता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य कौन करता है, जल करता है। ये अपन ने बता दिया था। मृदा विलयन में घुले अनेक लवण पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इनका संधारण वर्षा
वाष्पीकरण एवं पौधों की दैहिक क्रियाओं से घटता रहता है। मृदा में जल रंध्रावकाशों में मृदा में जल रंध्रावकाशों में विभिन्न बलों की सहायता से रुका रहता है। मृदा में जो रंध्रावकाश होते हैं उनमें बलों की वजह से जल रुका रहता है। जब जल वाष्पीकरण एवं पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन से उड़ा दिया जाता है तो रंध्रावकाशों में जल के स्थान पर वायु प्रवेश कर जाती है। और जब जो रंध्रावकाशों में जल था वो या तो वाष्पीकरण के द्वारा या पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उड़ा दिया जाता है तो रंध्रावकाशों में जल के स्थान पर वायु प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार मृदा में जल एवं वायु की मात्रा में परस्पर परिवर्तन होता रहता है। आगे आता है मृदा वायु सोइल एयर। मृदा में रंध्रावकाशों में वायु भरी रहती है। जो मृदा में रंध्रावकाश होते हैं उनमें वायु भरी रहती है। वायुमंडलीय वायु की अपेक्षा मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल की अपेक्षा कम होती है। ये जो मृदा में रंध्रावकाशों में वायु भरी रहती है और वायुमंडलीय वायु की अपेक्षा जो वायुमंडल में वायु होती है उसकी अपेक्षा मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। जो मृदा वायु होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा CO2 की मात्रा उसमें ज्यादा होती है जबकि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कम होती है और ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल की अपेक्षा कम होती है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल की अपेक्षा कम होती है, यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ज्यादा होती है लेकिन मृदा वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कम होती है। वायु केवल उन ही रंध्रावकाशों में रहती है जिनमें जल नहीं होता। जिन रंध्रावकाशों में जल नहीं होता उसमें क्या होती है, वायु होती है। गहराई के साथ साथ मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि और ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है। यानी मृदा में अपन जितनी गहराई में जाते जाएंगे उतनी ही CO2 की मात्रा तो उसमें बढ़ती जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी। ये बात ध्यान रखने की है। आगे है मृदा गठन कणाकार सोइल टेक्सचर। सोइल टेक्सचर मृदा गठन या कणाकार की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के कणों के आकार के सापेक्ष अनुपात को जिसके फलस्वरूप मृदा में मोटापन अथवा महीनता होती है मृदा गठन या मृदा कणाकार कहते हैं। यानी बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के कणों के आकार के सापेक्ष अनुपात को जिसके फलस्वरूप मृदा में मोटापन अथवा महीनता होती है उसे मृदा गठन या मृदा कणाकार कहते हैं। साइज ऑफ सोइल पार्टिकल्स कॉल्ड सोइल टेक्सचर। साइज ऑफ सोइल पार्टिकल्स आर कॉल्ड टेक्सचर, सोइल टेक्सचर। मृदा के कणों के आकार के आधार पर मृदा को निम्नलिखित दो पत्तियों द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस प्रणाली ISSS, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस प्रणाली। दूसरी है संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग पद्धति। इन पद्धतियों द्वारा वर्गीकृत किए गए कणों के नाम व व्यास जो भी अपन ने सारणी देखी थी उसमें दिखाया गया था। जो USDA संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग और ISS इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस, इन दोनों के द्वारा वर्गीकृत किया गया था इनको, जिसमें बालू, सिल्ट और क्ले को वर्गीकृत किया गया है। मृदा में मुख्य रूप से 3 प्रकार के कण वर्ग बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका होते हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है। पहला है बालू। पहला बालू जिसको सैंड बोलते हैं। वायु के कणों में पृष्ठीय क्रियाशीलता कम होती है जिसकी उपस्थिति में मृदा में भुरभुरापन आता है जिससे वायु तथा जल संचार को प्रोत्साहन मिलता है। इससे जल निकास में सुविधा रहती है। इसके कणों के बीच में बड़े आकार के रंध्रावकाश होने से जल का रिसाव शीघ्रता से हो जाता है। मृदा में जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। सिल्ट, ये कण अनियमित आकार के होते हैं। सिल्ट की जल धारण क्षमता बालू से अधिक और मृत्तिका से कम होती है।
यानी जो सिल्ट है उसमें जल धारण क्षमता यानी जल को धारण करने की क्षमता कैपेसिटी बालू से अधिक होती है, जबकि बालू में सिल्ट की अपेक्षा कम कैपेसिटी होती है। इसमें बालू की अपेक्षा केशिय रंध्र अधिक संख्या में होते हैं, जिसमें मृदा में अधिक जल रहता है, जो पौधों की वृद्धि के लिए उपयोगी रहता है। इसमें संकुचन अधिक नहीं होता और यह चूर्ण भी बन जाती है। जब सिल्ट में मृत्तिका तथा जीवांश पदार्थ की उचित मात्रा होती है तो यह फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त रहती है। मृत्तिका क्ले, मृत्तिका के कण अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और मृदा में भौतिक एवं रासायनिक गुणों में बहुत योगदान देते हैं। इसमें कण सटे हुए रहते हैं, जिससे ये जल मिलाने पर फूल जाती है और सूख जाने पर सिकुड़ जाने से दरारें बन जाती हैं। मृत्तिका में क्या होता है, मृत्तिका के कण अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, मृदा के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में बहुत योगदान देते हैं। इसमें कण सटे हुए रहते हैं, जिससे ये जल मिलाने पर फूल जाती हैं और सूख जाने पर सिकुड़ जाने से दरारें बन जाती है। शीत ऋतु में ये मृदाएं ठंडी व चिपचिपी बनी रहती हैं। ऐसी मृदाएं शीघ्र जलाक्रांत हो जाती हैं। इनकी जल गैसों एवं विलेय लवणों के प्रति अवशोषण क्षमता अत्यधिक होती है। उपयुक्त तीनों कण वर्ग के कणों के अनुपात के आधार पर मृदा का वर्गीकरण किया गया है। जब ये तीनों कण वर्ग एक विशेष अनुपात में मिलते हैं तो उस मृदा मिश्रण को एक विशेष नाम दिया जाता है, जिसे मृदा गठन वर्ग कहा जाता है। यूएसडीए पत्ती के अनुसार गठन वर्ग निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए हैं। तो यूएसडीए के अनुसार अपन ने एक सारणी देखी, इसमें मृदा कणों को उनके प्रतिशत के आधार पर मृदा का गठन किया गया है, जो इस सारणी में अभी मैंने समझाया था। प्रमुख मृदा कणाकार वाली मृदाओं की विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित है। पहले है बालू, जिसको सैंड बोलते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों, नदी व समुद्र के किनारों पर बालू मृदा पाई जाती है। जो रेगिस्तानी क्षेत्र, नदी और समुद्र के किनारे होते हैं उन पर बालू मृदा पाई जाती है। इस मृदा में जीवांश पदार्थ एवं चिपचिपेपन का अभाव होता है। शुष्क दशा में हाथ से दबाकर छोड़ने पर यह बिखर जाती है। जब धारण क्षमता प्राय कम होती है, यह जल धारण क्षमता प्राय कम होती है। इसमें चिकनी मिट्टी और जीवांश खाद का प्रयोग करके इसमें खरबूजा, तरबूज, लौकी, ककड़ी आदि कुष्मांड कुल की सब्जियां उगाई जा सकती हैं। वृक्षारोपण एवं हरी खाद के प्रयोग से मृदा धीरे धीरे उपजाऊ होने लगती है। आगे है बलुई दोमट, सैंडिलोम। सूखी मृदा को हाथ में लेकर मसलने पर इसकी आकृति बनी रहती है या आकृति बनती है, किंतु बल हटाने पर आकृति समाप्त हो जाती है। आर्द्र मृदा में मसलने पर बनी आकृति सावधानी से रखने पर बनी रहती है। इस प्रकार की मृदा में कृषि कार्य सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं। बाजरा, मूंगफली, आलू, प्याज जैसी फसलें आसानी से उगाई जा सकती है। नेक्स्ट है दोमट लोम। दोमट लोम, इस मृदा में बालू, सिल्ट और मृत्तिका की मात्रा लगभग समान होती है। लोम या दोमट जिसको बोलते हैं, इस मृदा में बालू, सिल्ट और मृत्तिका की मात्रा लगभग समान होती है। यह चमकीली और लचीली होती है। शुष्क मृदा को दबाने पर बनी आकृति को सावधानी पूर्वक रखने पर यह ज्यों की त्यों बनी रहती है और आर्द्र मृदा को मसलने पर बनी आकृति बिना टूटे यथावत रहती है। यह मृदा अच्छे जल धारण व वातन वाली है। फसल उत्पादन की दृष्टि से सर्वोत्तम मृदा मानी जाती है। अतः इसमें सभी फसलें सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। जो लोम मृदा होती है, दोमट मृदा, उसमें सभी फसलें सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। आगे आता है सिल्ट दोमट। सिल्ट दोमट, सिल्ट लोम जिसको बोलते हैं, यह मृदा जब शुष्क होती है
यह मृदा जब शुष्क होती है तो इसमें ढेले बन जाते हैं जो सरलता से टूट जाते हैं। ओट आने पर इसकी जुताई की जाए तो यह भुरभुरी और मुलायम हो जाती है। शुष्क एवं आर्द्र दोनों दशाओं में दबाने पर वांछित आकृति बनाई जा सकती है, जिसमें सुरक्षित रखा जा सकता है। इस मृदा में जल धारण क्षमता अच्छी होती है। जो सिल्ट लोम होती है उसमें भी जल धारण क्षमता अच्छी होती है। यह कृषि के लिए भी अच्छी मृदा है। मृत्तिका दोमट, क्ले लोम, यह महीन कणाकार वाली मृदा है। जो सिल्ट लोम है वह महीन कणाकार वाली मृदा है, यानी इसके कणों का आकार छोटा होता है। मृदा में उंगलियां द्वारा दबाने पर पट्टियां, रिबन बनती हैं जो सरलता से टूट जाती हैं। आर्द्र मृदा में स्थायी आकृति बन जाती है। जब इनकी गोलियां बनाई जाती हैं तो यह छोटे टुकड़ों में सरलता से नहीं टूटती है। इसमें धान गन्ना की फसलें सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। धान और गन्ना की फसलें सफलतापूर्वक मृत्तिका दोमट क्ले लोम मृदा में उगाई जा सकती है। आगे बात करते हैं मृत्तिका क्ले की। यह महीन गठन वाली मृदा होती है जो सूखने पर कठोर आकार रहित ढेलों का निर्माण करती है। आर्द्र अवस्था में चिपचिपी और अधिक लचीली रहती है। उंगलियों के बीच में दबाने पर बहुत लंबी पट्टी का निर्माण होता है। इस मृदा में हल भारी चलता है, इसलिए इसे भारी मृदा कहते हैं। जो क्ले मृदा होती है मृत्तिका, उसे भारी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह देर से सूखती है, जल निकास ठीक नहीं रहता, फसलें देर से पकती हैं। जीवांश खाद के प्रयोग से इन मृदाओं में भुरभुरापन आता है, जिससे वायु संचार बढ़ता है और जलदान क्षमता में भी सुधार होता है। यानी जो अपनी मृत्तिका क्ले मृदा है उनमें अपन को जीवांश खाद का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उनमें भुरभुरापन आता है, वायु संचार बढ़ता है और जल धारण क्षमता में भी सुधार हो सकता है। सिल्ट, कृषि के लिए इसके कण वर्ग उपयोगी हैं। इस मृदा में फसलों की अच्छी उपज होती है। मृदा गठन का महत्व, मृदा गठन का क्या महत्व है? इंपोर्टेंस ऑफ सोइल टेक्सचर, मृदा कणाकार उचित होने पर कृषि कार्य ठीक प्रकार से होते हैं। जो मृदा के कणाकार हैं वो अगर अच्छे होंगे तो उसमें कृषि कार्य भी अपन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मृदा कणाकार भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है और फसलों को पोषण देने में सहयोग करता है। मृदा में उपयुक्त नमी रहती है, उचित वायु संचार होता है, उचित मृदा ताप रहता है, मृदा मुलायम एवं भुरभुरी रहती है, जल धारण क्षमता अच्छी रहती है। मृदा में उपस्थित प्राथमिक कण बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका हैं। मृदा में प्राथमिक कण कौन कौन से हैं? बालू, सिल्ट और मृत्तिका प्राकृतिक रूप से संयुक्त होकर एक प्राथमिक समुच्चय का निर्माण करते हैं। इन प्राथमिक कणों और समुच्चयों एग्रीगेट्स की किसी प्रतिरूप में व्यवस्था को मृदा संरचना कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से बने पुंज को ढेला, क्लोड कहते हैं। मृदा संरचना, सोइल स्ट्रक्चर, मृदा कणों के व्यवस्थापन को मृदा संरचना कहा जाता है। मृदा संरचना के निम्नलिखित प्रमुख 4 प्रकार हैं। मृदा संरचना के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोइल टेक्सचर। तो मृदा संरचना के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? सारणी के अपन समझेंगे। पहला है गोलाकार, स्पेरिकल, खंड सदृश, ब्लॉकी, त्रिपार्श्व या प्रिज्मीय, प्रिज्मेटिक, प्लेट सदृश, प्लेटी। तो ये 4 का है मृदा संरचना के प्रकार हैं। सिर्फ पहला है गोलाकार, स्पेरिकल, इसको 2 भागों में और बांटा गया है। कणीय, ग्रेन्युलर, मृदु कणीय, क्रुम। जो खंड सदृश ब्लॉकी है उसे भी 2 भागों में बांटा गया है। कोणित खंडीय, एंगुलर ब्लॉकी, उपकोणित खंडीय, सब एंगुलर ब्लॉकी। जो थर्ड है त्रिपार्श्व या प्रिज्मीय, प्रिज्मेटिक, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। प्रिज्मीय, प्रिज्मेटिक, स्तंभी, कोलुमर, कोलुमनर। आगे है प्लेट सदृश
जो प्लेट के जैसे दिखाई देता है, प्लेटी, उसको दो भागों में बांटा गया है, स्तरीय, लाइमिनर, प्लेटी। तो सभी को दो, जो चार भाग है मृदा संरचना के चार प्रकार, उनको भी दो दो भागों में बांटा गया है। पहले है गोलाकार संरचना, स्फेरिकल स्ट्रक्चर। इस संरचना में सभी पैड्स, कणपुंज गोलाकार रूप में होते हैं। जो गोलाकार संरचना स्फेरिकल है, उसमें मृदा कण गोल होते हैं। कण समूह के फलक वक्रित, अनियमित होते हैं और सभी अक्षों की लंबाई समान होती है। गोलाकार संरचना को उनकी रंध्रता के आधार पर दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। कणीय, ग्रेनुलर, इसके पैड्स कम रंध्रीय होते हैं। कण संरचना अनेक प्राथमिक कणों से बनती है और पैड्स 1 से 10 mm आकार के होते हैं। जिन मृदाओं में अधिक जीवांश पदार्थ होते हैं, उनमें यह संरचना पाई जाती है। मृदुकणीय दूसरा प्रकार है गोलाकार का, जिसको क्रुंभ बोलते हैं। इसके पैड्स 1 से 5 मिलीमीटर आकार के होते हैं। पैड्स में अधिक रंध्र होने के कारण सरलता से टूट जाते हैं। जो गोलाकार संरचना थी, इस तरीके से दिखाई देती है गोलाकार संरचना। इसमें मृदुकणीय होता है ये वाला, और कणीय होता है ये वाला। जो गोलाकार संरचना थी, उसको दो भागों में बांटा था, मृदुकणीय और कणीय में। आगे है खंड सदृश ब्लॉकी। इस संरचना में कण घनाकार में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात पैड्स की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों अक्षों में समान होती है। तीनों अक्षों में समान होती है। संरचना को उनके कणों की संरचना एवं दृढ़ता के आधार पर दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला है कोणीय खंडीय, कोणित खंडीय, एंगुलर ब्लॉकी। इस संरचना में पैड्स के फलक चपटे, कोण व भुजाएं समुचित विकसित एवं तेज कोणीय होती हैं तथा पैड्स 5 से 50 mm आकार के होते हैं। दूसरा है उपकोणित खंडीय, सब एंगुलर ब्लॉकी। इसमें कोण व भुजाएं टूट फूट कर घिस जाती हैं और पैड्स मिश्रित गोलाकार रूप में आ जाते हैं। इस प्रकार की संरचना का विकास अवमृदा में पौधों की जड़ों के प्रवेश, मृदा वातन एवं जल विकास पर निर्भर करता है। ये अपन देखते हैं कोणित खंडीय, उपकोणित खंडीय, जो खंड सदृश के दो भाग है। इस तरीके से ये दिखाई देते हैं। आगे अपन बात करेंगे अगली वीडियो में त्रिपार्श्व सदृश। आज की वीडियो में एंड करते हैं। एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।